हेलो बच्चों, नमस्ते, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है द ऑफिसर्स एकेडमी के 15 मिनट शो में। और इसमें हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आए हैं जिसमें आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तैयारी कर सकते हैं और नए क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो स्वागत है आप सभी का द ऑफिसर्स एकेडमी के 15 मिनट शो में। तो चलते हैं, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है एलिमेंट्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, यानी एलिमेंट्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसमें ऑप्शन दिया है एजे डॉन डिकिंसन, एस.आर. रंगनाथन, डीजे फॉस्केट्स और ए.सी. ब्रेडफोर्ड। तो बिल्कुल इसका सही आंसर क्या है? तो बिल्कुल इसका सही आंसर है एस.आर. रंगनाथन। तो एस.आर. रंगनाथन के द्वारा ये एलिमेंट्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन जो लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, जिसको हम डीओआई कहते हैं। कहीं कहीं ये फुल फॉर्म भी पूछ देता है कि डीओआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ऑप्शन आपके सामने है, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर कहते हैं। तो डीओआई के अंतर्गत किन सामग्रियों को रखा जाता है? तो जितने भी टेक्स्ट होते हैं, इमेजेज होते हैं, ऑडियो विजुअल होते हैं, मटेरियल्स, जितने भी डिजिटल फॉर्म में मटेरियल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ज्ञान का गणितीय परिसूत्र किसके द्वारा दिया गया है? फ्रिट्ज मैचलप, बीसी ब्रुक्स और एनजे बेल्किंस और सीई शैनन। तो बिल्कुल सही आंसर क्या है? बीसी ब्रुक्स के द्वारा गणितीय परिसूत्र दिया गया है ज्ञान के बारे में। इनमें नॉलेज के समानार्थी शब्द यहां पे बताना है। तो यहां पे बताना है कि नॉलेज का समानार्थी शब्द नहीं है। नहीं, यहां पे ध्यान देने वाली बात है। तो यहां पे नहीं है। आइडियाज भी एक तरह से नॉलेज का ही पार्ट होता है। डेटा बाद में जाके इंफॉर्मेशन बनता है, फिर इंफॉर्मेशन बाद में जाके नॉलेज बन जाता है। तो डेटा भी एक तरह से पार्ट है। कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन एक संचार का माध्यम होता है, कोई नॉलेज का पार्ट नहीं होता। फैक्ट्स भी एक तरह से नॉलेज होता है। तो बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? कम्युनिकेशन इज नॉट ए पार्ट ऑफ नॉलेज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट जेनेडू। जेनेडू पहला हाइपर टेक्स्ट प्रोजेक्ट था जिसकी स्थापना में टेड नेल्सन ने। तो जो प्रोजेक्ट जेनेडू है ये किसने विकसित किया है? तो टेड नेल्सन ने किया है। तो यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से ईयर में इसका विकास किया गया है। तो इसका सही आंसर है 1960 में। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है संसाधन सहभागिता यानी रिसोर्स शेयरिंग की अवधारणा को बढ़ावा मिलने के पीछे मुख्य कारण क्या होता है? प्राइस एक्सेलेरेशन होता है, इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन होता है, यानी सूचना में विस्फोट होता है, या मूल्य में वृद्धि होता है। तो बिल्कुल ये दोनों सही है, ए और बी दोनों ही इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में डीडीसी की देखरेख कौन कर रहा है? तो बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? यूनेस्को, इफ्ला, ओसीएलसी। तो इसका सही आंसर है ओसीएलसी। ओसीएलसी 1988 से डीडीसी को क्या कर रहा है? कंपाइल कर रहा है, पब्लिश कर रहा है। 1988 से इसके पास कॉपीराइट है ओसीएलसी के पास डीडीसी के बारे में। अगला क्वेश्चन है बिब्लियोग्राफिकल कपलिंग इनमें से किससे संबंधित है? तो ये बिब्लियोमेट्रिक स्टडी से रिलेटेड है। तो बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? ए आंसर हो जाएगा। बिब्लियोमेट्रिक स्टडीज से रिलेटेड है। वैसे अनुक्रमणीकरण विधि जिसमें खोज पदों को समन्वय पहले से कर लिया जाता है, यानी पहले से ही कोऑर्डिनेट कर लिया जाता है। तो इसको हम प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग कहते हैं, यानी ऐसा इंडेक्सिंग जो पहले से ही बना के रेडीमेड रखा जाता है, इसको प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग कहते हैं। और जो ऑन डिमांड बनाया जाता है उसको हम पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग कहते हैं। कंप्यूटर मेमोरी किसके द्वारा मापी जाती है? तो बिल्कुल कंप्यूटर मेमोरी बाइट्स, किलोबाइट्स और मेगाबाइट्स इन सभी के द्वारा मापी जाती है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन से पहले बता दें कि बीपीएससी एईडीओ यानी सहायक शिक्षा विकास अधिकारी के लिए टारगेट बैच हिंदी माध्यम में शुरू किया गया है, जिसमें लैंग्वेज, जनरल स्टडीज और मैथ रीजनिंग के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। और लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और सभी सुविधाएं आपको मिलेंगी मात्र 999 में। तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें द ऑफिसर्स एकेडमी के एप्लीकेशन पे जाके। अगला क्वेश्चन है ओएसआई का पूरा अर्थ क्या होता है? तो ओएसआई का तो आपको इसमें अर्थ नहीं पता चलेगा क्योंकि फुल फॉर्म नहीं मैच करेगा, लेकिन इसका सही आंसर है ओएसआई का पूरा अर्थ किससे रिलेटेड है? तो ओपन आर्काइव इनिशिएटिव से रिलेटेड है। जब डेटा हार्वेस्टिंग करते हैं ओएआई पीएमएच आप सुने होंगे, तो उसके लिए इसमें यूज होता है ओआई। तो ओपन आर्काइव इनिशिएटिव इज द राइट आंसर। The reference interview is more an art than science. It is an ever-changing practice that requires responsiveness to the context rather than the application of predetermined set of skills. यह कथन किसका है? तो बिल्कुल सही आंसर अगर रंगनाथन, रोथस्टीन्स और कैसल एंड हेरिमेथ और हचिंकिंस की बात करें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है या कथन कहा गया है, यह कैसल एंड हेरिमेथ के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कैपिरा पुस्तकालयों को कर्ब साइड पिकअप से लेकर कस्टम मोबाइल ऐप्स तक उसके समुदाय के साथ जुड़ने में मदद करता है। यह किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसको विकसित किया गया है इफ्ला के द्वारा। याद रखिएगा, इफ्ला के द्वारा कैपिरा को विकसित किया गया है। मेंजल की अगर बात करें तो मेंजल द्वारा उपयोगिता अध्ययन को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो मेंजल द्वारा उपयोगिता को 3 भागों में विभक्त किया गया है। बिल्कुल सही आंसर है। अगला है 12 रूल्स फॉर रिलेशन डेटाबेस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसका सही आंसर है एडगर एफ कोड आंसर है।
12 रूल फॉर रिलेशन डेटाबेस के बारे में। आईएसओ 11219 किससे संबंधित है? तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, वैसे इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन होता है। ये इसके लिए मानक संख्या जो दी गई है 11219, ये किससे रिलेटेड है? तो लाइब्रेरी बिल्डिंग से रिलेटेड है। लाइब्रेरी की जो बिल्डिंग होती है उसके लिए मानक ये रखा गया है आईएसओ 11219। अगला है जर्नल सीक, इनमें से क्या है? तो ऑनलाइन जर्नल, ऑनलाइन डेटाबेस ऑफ फ्री जर्नल। तो बिल्कुल सही आंसर क्या है? ऑनलाइन डेटाबेस ऑफ फ्री जर्नल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द इफ्ला कोर प्रोग्राम ऑन प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन। जो इफ्ला का कोर प्रोग्राम होता है जिसको हम प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन कहते हैं, पीएससी कहते हैं, ये प्रथम बार किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1986 हो जाएगा। वैसे तो 1984 में हुआ था, लेकिन 1984 में ये विकसित कर दिया गया था, लेकिन 1986 में इसको पहली बार पब्लिश किया गया था पीएससी को। अगला क्वेश्चन है निष्पादन बजट, जिसको हम परफॉर्मेंस बजट को हूवर कमीशन द्वारा किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर है 1949 में इसे लागू किया गया था, परफॉर्मेंस बजट को हूवर कमीशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है लो कॉस्ट सॉफ्टवेयर का निर्माण किसने किया है? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा, कैम्ब्रिज, ओसीएलसी यूनिवर्सिटी या यूनेस्को के द्वारा? तो इसका सही आंसर है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा इसको विकसित किया गया है लो कॉस्ट सॉफ्टवेयर को। अगला है औद्योगिक संबंध प्रणाली यानी लाइफ टाइम अचीवमेंट, सीनियोरिटी, वेजेस एंड इंटरप्राइज यूनियनिज्म पर आधारित है, जिसे 3 स्तंभों के रूप में जाना जाता है। तो इंडियन इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप सिस्टम होता है, या अमेरिकन इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप सिस्टम के जरिए, या रशियन इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप के जरिए, या जापानीज इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप सिस्टम के जरिए? तो बिल्कुल सही आंसर क्या है? जापानीज इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप इसका आंसर होगा। इंटरनेट पर क्लाइंट सर्वर आधारित वितरित हाइपरटेक्स्ट और मल्टीमीडिया सूचना प्रणाली कहलाती है वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट को हम क्या कहते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। इसका सही आंसर है नेपलिस के लिए स्थापित चट्टोपाध्याय कमेटी की रिपोर्ट के कितने अध्याय होते हैं? तो इसका सही आंसर है 10 अध्याय थे। 1985 में बना था, रिपोर्ट 1986 में आई थी, जिसके डीके चट्टोपाध्याय इसके अध्यक्ष थे नेपलिस के, और 10 अध्याय इसमें बांटा गया था। अगला है सूचना शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो सूचना शब्द की उत्पत्ति लैटिन वर्ड, लैटिन भाषा से हुई है। तो इसका सही आंसर है लैटिन। भाषा अवरोध की समस्या किस सेवा से दूर हो सकता है? ट्रांसलेशन सर्विस, फॉरेन एक्सचेंज, ग्लॉसरी, रेफरिंग। तो ये बिल्कुल सही आंसर क्या है? किसी भी भाषा को आप ट्रांसलेशन के जरिए ही, अनुवाद के जरिए ही समझ सकते हैं। बिहार जीविका भर्ती के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, ऑफिस असिस्टेंट, लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट, ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, एरिया कोऑर्डिनेटर, अकाउंटेंट की वैकेंसी आई हुई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग कोर्सेज के लिए आपको अलग अलग प्राइस है। आप इसको परचेज कर सकते हैं, और ये बहुत ही बेहतरीन आप लोगों के लिए ऑप्शन है। जाके एप्लीकेशन द ऑफिसर्स एकेडमी के एप्लीकेशन पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संचार प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो संचार प्रणाली से संबंधित नहीं है। सेंडर की अगर बात करें तो ये जब हम कोई भी मैसेज भेजते हैं या सूचना भेजते हैं तो सेंडर होते हैं, रिसिप्ट होते हैं, चैनल के माध्यम से भेजा जाता है। लेकिन इंट्रोपी की अगर बात करें तो इंट्रोपी कोई माध्यम नहीं होता है, इंट्रोपी एक थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय रख रखाव अनुभाग का कार्य नहीं है? अरेंजमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑन द शेल्फ, एंड ये तो करते ही हैं, जो रख रखाव करते हैं डॉक्यूमेंट्स का, शेल्फ पे ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टॉक रूम में मेंटेन करते हैं। लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलमेंट रख रखाव से संबंधित नहीं है। डस्टिंग एंड क्लीनिंग तो रख रखाव का ही पार्ट है। प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ गाइड्स होता है। तो बिल्कुल सही आंसर क्या है? इसमें नहीं पूछा है, तो इसका सही आंसर है रख रखाव अनुभाग का काम नहीं होता है लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करना। निम्नलिखित में से किसे संचार का औपचारिक माध्यम माना जाता है? औपचारिक की बात कर रहे हैं जो आमतौर पर देखा जाता है। तो औपचारिक माध्यम की बात करें तो वैसे तो कम्युनिकेशन इस सभी में है, लेकिन औपचारिक रूप की बात हो रही तो बुक्स और पीरियोडिकल्स और कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स ये औपचारिक तौर पे माध्यम होते हैं संचार का। अगला है इनमें से सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन से जुड़े व्यक्ति कौन है? तो प्रोफेसर यशपाल यूजीसी से रिलेटेड है। पीएन कौला की अगर बात करें तो ये बहुत सारी चीजों में इनको पद्मश्री भी मिला है। पीएन पनिकर की बात करें, एस फसरुद्दीन की बात करें तो पीएन पनिकर बिल्कुल सही आंसर है। और ये इन्होंने जो लाइब्रेरी मूवमेंट है वो किया है, कहां पे किया है? तो केरला से इनका नाम जुड़ा हुआ है, केरला में इन्होंने लाइब्रेरी मूवमेंट किया है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित का मिलान करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें। तो अगर मार्क फॉर्मेट की अगर बात करें, मार्क फॉर्मेट की अगर बात करें तो मार्क फॉर्मेट जो है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो ये मार्क फॉर्मेट डेवलप किया गया है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा। सीसीएफ किसके द्वारा डेवलप किया गया है? यूनेस्को के द्वारा। यूनिमार्क किसके द्वारा डेवलप किया गया है? इफ्ला के द्वारा। डीडीसी कौन मेंटेन करता है? तो ओसीएलसी करता है। इस तरीके से मिलान करेंगे तो एक का बी हो जाएगा। तो एक का बी आप देखोगे तो यहां पे है और तो कोई नहीं है, तो बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, AACR2 का अंतिम संशोधित संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो अंतिम संशोधित संस्करण की अगर बात करें तो वैसे ही AACR2 जो आया था वो 1978 में आया था, 1978 में आया था, ये पहला संस्करण था। फिर उसके बाद संशोधित संस्करण 1988 में आया, संशोधित संस्करण रिवाइज्ड। फिर 1998 में आया रिवाइज्ड, ये भी रिवाइज्ड एडिशन था AACR2 का। फिर 2002 में फिर रिवाइज्ड आया। तो इसका मतलब जो अंतिम संस्करण की अगर बात करें AACR2 की, वो क्या है? 2002 में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2002 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा CPU का घटक नहीं है? CPU का घटक नहीं है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। तो मेमोरी यूनिट होती है, ALE होती है, एल्गोरिदम लॉजिक यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, हार्ड डिस्क नहीं होता है। तो इसका सही आंसर अगर देखा जाए तो इसका सही आंसर है हार्ड डिस्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डेटा के उचित प्रसारण के लिए एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो बिल्कुल सही आंसर क्या है? मॉड्यूलेशन होता है। ये क्या करता है? मॉड्यूलेशन में क्या होता है? एनालॉग को किस में कन्वर्ट किया जाता है? डिजिटल में कन्वर्ट किया जाता है। इसी का जस्ट अपोजिट डिमोल्यूशन में क्या होता है? डिजिटल कैटलॉग, डिजिटल नेटवर्क को एनालॉग में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये एनालॉग से अगर डिजिटल पूछा जाए तो मॉड्यूलेशन हो जाएगा, डिजिटल से एनालॉग पूछा जाएगा तो डिमोल्यूशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शैक्षणिक गतिविधियों के लिए भारत में प्रमुख पुस्तकालय नेटवर्क कौन सा है? तो यूनिवर्सिटीज लेवल पे, कॉलेज लेवल पे अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा काम किसका होता है? तो इन्फ्लिबिनेट का है। इन्फ्लिबिनेट यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल पे शैक्षणिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। कौन सी पुस्तक एस आर रंगनाथन द्वारा नहीं लिखी गई है? प्रोलेगना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन रंगनाथन जी के द्वारा लिखी गई है 1937 में, 1957 में दूसरा आया था, 67 तीसरा आया था। रेफरेंस सर्विसेज की बात करें तो 1961 में ये आई थी, और लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो 1935 में। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस हिसाब से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, क्योंकि ये लाइब्रेरी है ना कि ये कोई किताब है। तो ये आंसर होगा। DOI का पूरा अर्थ क्या होता है? तो DOI का अगर देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा डी। आप देख लेंगे, चेक कर लेंगे, बिल्कुल सही आंसर है डी, स्ट्रिंग्स फॉर। फिर अगला है, DOI द्वारा कवर की जाने वाली सामग्रियों क्या होती हैं? तो DOI में सभी चीज कवर की जाती है जो पहले ही शुरू में ही बता चुके हैं। तो डिजिटली कुछ भी हो, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, विजुअल कुछ भी हो, वो सारी चीजें DOI का पार्ट होती हैं। तो बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? DOI होगा। मेट्स की अगर बात करें तो मेट्स इनमें से क्या है? कंटेंट मैनेजमेंट टूल है, ई लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है, मेटाडेटा स्टैंडर्ड है, या इंटरनेट प्रोटोकॉल है। तो एक तरह से ये मेटाडेटा का मानक के तौर पर काम करता है मेट्स। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, दस्तावेजों को संग्रहित करने के लिए संस्थागत रिपोजिटरी के सामने आने वाली सबसे महत्वपूर्ण समस्या कौन सी होती है? अवेलेबिलिटी, रेयरिटी, कॉपीराइट इश्यूज या ऑथर्स? कॉपीराइट एक तरह से आपके दिमाग में आना चाहिए, लेकिन इसका सही आंसर क्या है? ऑथर्स रेजिस्टेंस इज वेरी गुड आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन से पहले बताना चाहेंगे कि 72वां जो BPSC फाउंडेशन बैच है उसके लिए आप लोगों के लिए क्लासेस अवेलेबल हैं, जिसमें लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, चैप्टर वाइज PDF नोट्स और MCQ, बहुत सारी चीजें आपको सुविधा मिलेंगी द ऑफिसर्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे मात्र 999 में। आप जाके द ऑफिसर्स एकेडमी के एप्लीकेशन पे इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय कॉपीराइट कानून के अनुसार कॉपीराइट इसके लिए प्रदान किया जाता है। किसके लिए प्रदान की जाती है कॉपीराइट? इंडिया में इंडियन कॉपीराइट एक्ट के जरिए 1957 के जरिए। तो इसका सही आंसर 50 ईयर्स ऑफ बुक पब्लिश। बुक पब्लिश से मतलब नहीं होता है यहाँ ऑथर्स के डेथ से रिलेटेड होता है। तो 50 ईयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ द ऑथर। तो 50 ईयर्स नहीं होता है, 60 ईयर्स होता है। तो 60 ईयर्स कहां है? यहाँ पे है। तो बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर अगला है, नेक का अर्थ क्या होता है? नेक का आप देखते होंगे कि UGC के द्वारा कॉलेज या यूनिवर्सिटी को एक्रेडिटेशन दी जाती है। तो बिल्कुल इसका सही आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही आंसर है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल होता है नेक। ये एक तरह से मानक तैयार करता है। स्थानीय भिन्नता का सिद्धांत मुख्य रूप से लागू होता है तो कैटलॉगिंग, रेफरेंस सर्विसेज, सर्कुलेशन, एक्विजिशन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कैटलॉगिंग या सूचीकरण होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, इंडियन एक्सेस मैनेजमेंट फेडरेशन यानी इनफीड ने संस्थानों से अधिकृत उपयोगकर्ताओं को प्रमाणित करने और उन्हें कहीं से भी कहीं भी इन संसाधनों तक निर्बाध पहुंच प्रदान करने के लिए एक मानक आधारित ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को अपनाया है। तो इनफीड ने कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अपनाया है? तो सिबोलेथ को अपनाया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन एक्सेस मैनेजमेंट फेडरेशन यानी इनफीड, उसी से रिलेटेड बात हो रही है। कंजोर्टियम किसकी सेवा होती है? तो ये RRLF, इन्फ्लिबनेट, डेलनेट, ILA। तो बिल्कुल सही आंसर है ये जो इनफीड का कंजोर्टियम है ये इन्फ्लिबनेट का एक पार्ट होता है, इसी के द्वारा डेवलप किया गया है। अगला है
यहाँ पे ब्लैंक होना चाहिए, ब्लैंक के साथ यानी इस जगह पे क्या फिट होगा। द्वारा रख रखाव किया जाता है शिबोलेथ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। शुरुआत में इसका रख रखाव शिबोलेथ का कौन करता था? इंटरनेट 2 करता था। अब कौन कर रहा है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो W3C या OCLC या इंटरनेशनल शिबोलेथ कंजोरिटियम, तो बिल्कुल सही आंसर क्या है? तो वर्तमान में पहले इंटरनेट 2 के द्वारा इसका मेंटेनेंस देखा जाता था शिबोलेथ का, अब शिबोलेथ का मेंटेनेंस इंटरनेशनल शिबोलेथ कंजोरिटियम करता है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय में इनमें से किस प्रकार की पुस्तकों की छटाई करनी चाहिए? तो जो पुरानी किताबें खराब हो गई हैं उनकी छटाई करनी चाहिए, वीडिंग आउट करना चाहिए, थिसोरस, डिक्शनरी, इंसाइक्लोपीडिया, तो ये काम यूजफुल है। कैटलॉग कार्ड का मानक आकार क्या होता है? तो बिल्कुल सही आंसर क्या होता है? तो 5 इंच से 3 इंच होता है। अगर सेंटीमीटर में देखा जाए तो 12.5 से 7 होता है, 12.5 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर होता है। इंच की बात करें तो 5 इंच और 3 इंच होता है। अगला क्वेश्चन है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वर्गीकरण प्रणाली ज्ञान जगत को कितने प्रमुख भागों में बांटा गया है? तो बिल्कुल सही आंसर क्या है? 21 मेजर क्लासेस में बांटा गया है। यही अगर कोलन क्लासिफिकेशन से बात होती तो ये 42 हो जाता, डीडीसी की बात होती तो 10 हो जाता, यूडीसी की बात होती तो 10 हो जाता। तो अगर एलसीसी की बात हो रही है तो यहाँ पे 21 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। पुस्तक वितरण अधिनियम 1954, डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट 1954 के किस राज्य में पहले प्रभावी नहीं था? तो यानी एकमात्र ऐसा राज्य हुआ करता था जहां पे संविधान की बहुत सारी चीजें लागू नहीं हो पाती थी, तो उनमें से एक है जम्मू एंड कश्मीर। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर जम्मू एंड कश्मीर है, लेकिन अब तो वो राज्य है तो अब सारी संविधान की सभी चीजों को लागू किया जा सकता है। एयर इंडिया का महाराजा इनमें से क्या है? तो एयर इंडिया का जो महाराजा जो है वो एक ट्रेडमार्क है जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये किसके बारे में बात हो रही है? तो एयर इंडिया के बारे में बात हो रही है। तो आज का यहाँ 15 मिनट शो जिसमें हम 50 क्वेश्चन आप लोगों के सामने लाए थे, आपको कैसा लगा? तो कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें, और फिर इसी तरीके से अगले भी सेशन में हम बेहतर क्वेश्चन लेने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।